हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 से और शायद आप लोगों को पता होगा कि आज जिम कॉर्बेट साहब का बर्थडे है, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं धनगढ़ी गेट पे। हर साल की तरह जो प्रोग्राम होता है जिम कॉर्बेट साहब के लिए, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं निकल चुका हूँ। देखिए रूट इस तरफ को बना दिया है, पर अब इन्होंने अच्छा बनाया है। ये चीज़ तो पहले हो जानी चाहिए थी। ये आरसीसी का इसमें पूरा खड़ंजा डाल रखा है ये। लेकिन मैं बच्चों के जो प्रभावशाली जो तरीका उनको बताने का बिल्कुल बहुत अच्छा। मैंने कहा था कि 2 बच्चों को रामनगर भेजो दिल्ली स्कूल से, वार्डन साहब से, जो स्पीच करेंगे वहाँ पे। लेकिन शायद मौका नहीं दे पाए। जो भी राव के बच्चों का प्रोग्राम यहाँ भी था, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे बच्चे बोल रहे हैं वो और भी बोल रहे होंगे। ऐसे नहीं कि मैं किसी को नहीं बोला कि कम बोल रहे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। तो किसका बच्चा आ रहा है? वेरी गुड। क्या नाम आपका? आप सबको पता है आज हम जिम कॉर्बेट जी का 150वां जन्मदिन यहाँ मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। उनके पिता एक पोस्ट मास्टर थे और उनकी माता नैनीताल की फर्स्ट ईस्टेट एजेंट थी। जब जिम कॉर्बेट बच्चे थे तब उन्होंने 8 या 9 साल की उम्र में अपना पहला शिकार किया था। तब उन पर 2 नली बंदूक थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तब वो जाना चाहते थे युद्ध में अपने देश की तरफ से, लेकिन उन्हें जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्हें रेलवे में एक जॉब मिली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रेलवे बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सब देख के उन्होंने वो जॉब भी त्याग दी और वो एक पर्यावरण प्रेमी बन गए। उसके बाद वो शिकार करने लगे, लेकिन वो शिकार भी सिर्फ उन्हीं जानवरों का करते थे जो आदमखोर हो जाते थे। उन्होंने कभी किसी निर्दोष जानवर को नहीं मारा। लेकिन जब उन्होंने पौलगढ़ में एक बाघ को मारा जिसकी नाक से लेकर के पूंछ तक की पूरी लंबाई 10 फीट थी, जब उन्होंने उसे मारा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी और बाघ के धोखे में किसी और को मार दिया। तो इसके गिल्ट में उन्होंने शिकार करना ही छोड़ दिया था। वो उनका आखिरी शिकार था। उसके बाद वो और उनका एक घर कालाडूंगी में भी है, जिसे छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। और वो वहीं अपनी बहन के साथ रहते थे। फिर आज़ादी के बाद वे अपनी बहन के साथ केन्या चले गए थे, जहाँ उनका स्वर्गवास हो गया। और जब 1954 में इसका नाम हमारे नेशनल पार्क का नाम रामगंगा हुआ, तो जब 1956 में जिम कॉर्बेट की मृत्यु हुई तो 1957 में उन्हीं के सम्मान में हमारे कॉर्बेट का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। धन्यवाद। कॉर्बेट साहब ने बाघ भी मारा और बाकी पूरी हिस्ट्री बच्चे ने बता दी। मजा आ गया। जिम कॉर्बेट साहब जितने तो पहले शिकार करते थे, सही बात है। और जब उनको लगा कि ये गलत है, जब उनके हृदय परिवर्तन जो शब्द है जब वो उनके मन में आया था, तो उसके बाद से फिर उनको लगा कि ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी मारे, लेकिन उनको मारा जो आदमखोर थे। और उस युग में जब हम लोग ये पूरा उत्तराखंड आज भी आप देख रहे हैं ना, आज तो यहाँ से फ़ोन करो और चित्रौड़ में बात हो जा रही है, यहाँ से फ़ोन करो चमोली में बात हो जा रही है। क्या हुआ, 2 मिनट में खबर आ रही है कि वहाँ पर बाघ ने आदमी मार दिया। उस युग में जब कैसे पता चलता होगा, जब चिट्ठी लिखता होगा, कोई पोस्ट मास्टर पैदल आता होगा, 7-12 दिन बाद मुझे पता चलेगा रामनगर में कि रुद्रप्रयाग में किसी बाघ ने बच्चे को मार दिया। उस युग में जब संसाधन नहीं थे, वो कितना पैदल ट्रैक करके वहाँ जाते होंगे। और फिर उस क्षेत्र में उन लोगों से बात करने के बाद, उसके पंडित को बहस करने के बाद
फिर उसका विचार करते होंगे। गजब की बात है। आज हमारे यहाँ उनके बाद बहुत सारे शिकारी पैदा हुए हैं उत्तराखंड में। अभी यहाँ वो कहाँ से थे हमारे मैं अभी इधर जा रहा हूँ। लैंग्वेज में बोलते थे साहब कैसे बोलते थे, मतलब वो अंग्रेज थे, उनकी भाषा में अंग्रेजी बहुत चल रही थी। मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब डिग्री स्कूल का नाम आता है कहीं पे, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारा रेंज से लगा हुआ ये स्कूल है और बच्चों ने बड़ी बहुत ज़्यादा इसके लिए कोशिश कर रखी है। बच्चे परसों यहाँ आए भी थे, तो मैं निवेदन करूँगा कि मेरा कोई एक बच्चा आके थोड़ा सा जिम कॉर्बेट जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में प्रकाश डालें, उन्होंने क्या करा, कैसे किया, ये क्यों हुआ। मैं अब एक बात बता दूँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है ना, ये पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड को बहुत नामों से जाना जाता है, चाहे वो आर्मी सेना के रूप में हो, चाहे वो पर्यावरण के रूप में हो, चाहे वो खूबसूरती के रूप में हो, नदी नालों के रूप में हो, सब में उत्तराखंड अभी कहीं पर पीछे नहीं रहा और उत्तराखंड हमेशा सदैव से अपना प्रमुखता से कार्य करते आया है। ऐसी जिम कॉलेज साहब वो भी उत्तराखंड ही थे, तब उत्तराखंड ही बना था, लेकिन उत्तर प्रदेश था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, नैनीताल में। तो हम ये कहेंगे, मैं ये कहता हूँ, हमें ये कहना चाहिए कि वो उत्तराखंड ही थे और उनकी ये सोच थी, जिस सोच को आज हमें दे गए हैं और हमारा क्या काम है, हमने इसको आगे किस तरह से लेके जाना है। वैसा भी सब सही चल रहा है, बाघों की संख्या जो चाह रहे थे वन्य जीवों के प्रति वो सब रुझान सही चल रहे हैं हमारे। तो कोई भी एक बच्चा आके पहले कुछ और ये बच्चे क्या नाम है? नमस्कार सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों एवं सभी वन्यजीव प्रेमियों। मेरा नाम हर्षिता जोशी है, मैं कक्षा 12 जीआईसी डिकुली की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं उनके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूँगी। जिम कॉर्बेट, जिनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था, जिम कॉर्बेट का जन्म उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 25 जुलाई 1875 में हुआ था। जिम कॉर्बेट एक शिकारी ही नहीं बल्कि एक कुशल लेखक, संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी भी थे। जिम कॉर्बेट ने गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों को आदमखोर बाघों एवं तेंदुओं से बचाया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जैसे द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। उनके अथक प्रयासों से ही भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान की 1936 में स्थापना हुई थी, जिसका नाम उनके सम्मान में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। धन्यवाद। हम लोगों को लगना चाहिए, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे ने बोला ना अभी, मैं बोला इसको कोई किताब में पढ़ के हम भी नहीं बोल पाएंगे, पढ़ के नहीं बोल पाएंगे हम, ईमानदार से कह रहा हूँ। मेरे बच्चे राम पार्क के अंदर एक रामगंगा नदी बहती है, तो पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन है, क्योंकि हम सबको पानी चाहिए, हमें भी और वन्य जीवों को भी। तो उसके बाद इसका नाम तीसरे नंबर पे इनके नाम पर रखा गया। आपने और यहाँ पे अपना योगदान देते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, ये उन सबके नाम भी हैं और ये बहुत बड़ी लिस्ट है ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर, इसी डिवीजन के अंदर। तो इसी के लिए खबर है कि एक बच्चा कुछ पोएम सुनाना चाहता है, तो पढ़िए। मैं आपके सामने अंतर्गत की लिखी हुई कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि है जिम कॉर्बेट पर। जंगल की राहें सुनसान थी लेकिन मजा कुछ खास था, पेड़ों की बातें पहचान थी, हर कोना जैसे पास था। हवा चली तो पता चला देखो मुझमें है जीवन, हवा चली तो पता चला देखो मुझमें है जीवन। झरना हंसा नदी भी डोला, सब कुछ था जैसे अपनापन। हाथी देखो धीरे चलता हिरन कूदते इधर उधर, हाथी देखो धीरे चलता हिरन कूदते इधर उधर। बाघ का पंजा दूर मचलता, सांसें रुके पर मन था उधर। पंछी गाते मीठे सुर में सूरज फैले पीली धूप, पंछी गाते मीठे सुर में सूरज फैले पीली धूप। धरती हंसे अपने गुर में हरियाली थी जैसे रूप। जिम कॉर्बेट ने हमें सिखाया प्रकृति से करना प्यार, जिम कॉर्बेट ने हमें सिखाया प्रकृति से करना प्यार। आज बच्चे बिल्कुल साड़ी पहन के आर के बड़े अच्छे से लग रहे हैं। मेरा नाम नरगिस है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कविता।
महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, अब तो महोदय, हृदय तो उस दिन पड़ गया जिस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, ये मानव अधिकारों के कारण आतंकी बंगलों की अकाओं की नाखूनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर चला गया, ये प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर चला गया, नन्हे नल्हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। बच्चों को थोड़ा सा और ज्ञान जो अगर छूट गया हो तो वो दें। वैसे बच्चों ने पूरा कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारे संजय जिमाल जी, धन्यवाद। हमारे लिए नाम देना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए प्यार से हम उन्हें पप्पू भाई कहते हैं। आप तक आवाज़ आ रही बच्चों? यस सर। तो आपको बता दिया है, आपको पहले भी जानकारी है कि आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर बोर्ड पे भी लगी है। 150 वर्ष बाद यदि आपको याद किया जाता है, शायद हम मर जाएंगे, हमें 1 साल 2 साल बाद भी कोई याद नहीं करेगा, है ना। 150 वर्ष बाद आज हम इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। केवल यही नहीं हुए, और जगह भी इकट्ठे हो रहे हैं, कालाडंगी में भी हो रहे हैं, रामनगर में भी कार्यक्रम है, अभी रिंगोड़ा से मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी कार्यक्रम था। तो ये उस व्यक्ति की महानता है। और क्यों महानता है, क्यों थे वो इतने प्रसिद्ध? वो बाघ रक्षक और पर्यावरण प्रेमी थे। हाँ, ये बहुत सही शब्दों में कहा, वरना लोग क्या कहते हैं, वो क्या थे? शिकारी थे। शिकारी के लिए याद रख रहे हैं उनको? ना सर। शिकार तो किया उन्होंने, सभी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिकार छोड़ दिया। और जैसा आपने बताया कि वो बाद में आदमखोरों को मारते थे, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी उनकी मतलब आज जो चर्चा हो रही है वो इसलिए क्योंकि ये जो पीछे हमारे जंगल है वो दे के गए, हमें बचा के गए। उधर का जंगल भी है, इधर भी जंगल है, वहाँ भी बाघ बचे हैं, यहाँ भी बाघ बचे हैं। लेकिन 1930 में उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको बचाया जाना चाहिए। 1930 में, लगभग आज से 100 साल पहले, आज 2025 चल रहा ना ये, तो 100 साल पहले उस आदमी ने सोचा कि इसको बचाना जरूरी है। तो इसलिए हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक सोच दी, कंजर्वेशन की सोच, जिसको बाद में हमने आगे बढ़ाया। बहुत सारी बातें आप सबको जानकारी है, ज़्यादा तो मैं समय नहीं लूंगा। लेकिन अभी मैं पीछे से देख रहा था तो आपके सामने एक फोटोग्राफ दिख रही है, जिम कॉर्बेट साहब की है ना, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की। अब आपको अगर थोड़ी थोड़ी झलक देखोगे तो हमारे पप्पू भाई में भी उनकी दिखेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से देख रहा था तो आप कितना मैं बात ऐसे सुन रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्या होता है ना, सब दृष्टि का फर्क होता है। मैं ये वैसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कहीं शकल मिल जाती है। और शकल भी क्यों मिलती है? आप यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 30-35 साल से कार्यरत हैं, जितना समय से मैं देख रहा हूँ उससे पहले से कार्यरत हैं। तो आप जिस काम को आप करने लगते हो, आप क्या होते हो, वैसे ही हो जाते। मतलब जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपका हाव भाव से आपके भी परिवर्तन आते हैं। अभी आप अंसारी जी को देखेंगे, है अंसारी जी को आप देखेंगे तो जैसे आपने बाघ देखा, बाघ मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे आप परिवेश में रहते हैं वैसा आपका चित्र भी हो जाता है। चरित्र तो होता ही होता है, आपकी वेशभूषा और आपके हाव भाव, आपके बोलने और उसके तरीके में वो फर्क आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज हम 150 वर्ष बाद यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने एक महान सोच दी। तो आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ये एक संकल्प लेकर जाइए कि हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके लिए हम लोग अच्छे के लिए याद करें। जिम कॉर्बेट को हम शिकारी तो थे, लेकिन हम उन्हें शिकार के तौर पर याद नहीं करते, शिकारी के तौर पर। आपने बताया कि वो एक संरक्षणवादी थे, वो लेखक भी थे, वो फोटोग्राफर भी थे। बाद में उन्होंने जब शिकार छोड़ दिया तो उन्होंने किताबें लिखी, आप उनकी किताबों को पढ़िएगा, आपकी लाइब्रेरी में है वो पुस्तकें। उन्होंने अपने संस्मरण लिखे, तो आपको समझ में आ रहा हो कितने महान व्यक्ति थे। आपको बताया ना धर्मपाल जी ने कि वो इतने दूर जाते थे, पैदल जाते थे, जंगलों में आदमखोर को मारते थे। और आज तो ऐसा है कि एक बंदूक में 8-8, 10-10 गोलियां होती हैं। आपकी एक गोली मिस हो गई, दूसरी चल जाएगी, तीसरी चल जाएगी। उस समय 1 या 2 गोली से ज्यादा आपके पास मौका, मतलब आपका निशाना चूका तो आप गए, ये पक्का था। और जिम कॉर्बेट ने उस समय लोगों को बचाने के लिए, कौन लोगों को बचाने के लिए? उत्तराखंड के लोगों को। जैसा उन्होंने कहा ना कि उत्तराखंडी थे, वो अपने आप को भारतीय मानते थे, भारत में पैदा हुए वो। उनकी एक किताब का टाइटल ही है माई इंडिया। तो कोई विदेशी व्यक्ति तो नहीं कहेगा ना मेरा भारत,
तो क्योंकि वो भारत में पैदा हुए, अपने आप को भारतीय मानते थे और विशेष रूप से बहुत प्यार करते थे उत्तराखंड के लोगों से। और उस वजह से उन्होंने क्या करा कि एक बार जब बताया कि वो वर्ल्ड वॉर में गए, मिलिट्री में भर्ती हुए ना बाद में, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहाँ से 500 लोगों को लेके गए और अपने लोगों का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी बीमारी की वजह से। मतलब वो लीडर थे। उनकी किताबें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सी जानकारी समझ में आएगी, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों के पास और समय भी बहुत है और भी हमारे यहाँ पर लोग हैं। लेकिन जब आप यहाँ से जाएं तो ये सीख लेके जाएं कि हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों। ठीक है ना, धन्यवाद। हुकूमत थी, जिम कॉर्बेट पहले और अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंजर्वेशन की बात की। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाम के कोई चीज़ नहीं थी, अंग्रेज़ों का राज था और कोई भी परमिट लेके शिकार खेल सकता था। वो टाइगर और हाथी जो चाहे मार सकता था। उस दौर में जबकि शिकार में फॉरेस्ट ऑफिसर को भी ये सिखाया जाता था, उसकी ट्रेनिंग में जो ब्रिटिश टाइम में होती थी, शूट योर फर्स्ट टाइगर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस, यानी अपने सर्विस के पहले साल में ही आपको अपना टाइगर पहला मार देना है। ये डिपार्टमेंट का सोच थी। लेकिन उस दौर में एक इस सोच को बदलना कि नहीं, टाइगर को मारना नहीं है। आज से 1930 की अगर बात करें, कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं बना था या हेली नेशनल पार्क नहीं बना था, लेकिन उस महान इंसान ने इस बात को महसूस कर लिया था कि अगर इस तरह शिकार होता रहा, जो लीगल था, ये नहीं था कि हम और आप घुस के, बाकायदा हम फीस जमा करके वन विभाग को रेवेन्यू कमाने का एक तरीका था, हम शिकार करते थे या बड़े लोग राजा महाराजा शिकार करते थे। लेकिन इतनी फोरसाइटेडनेस, इतनी दूरदर्शिता शायद ही किसी में थी कि जिसने 1930 में ये महसूस कर लिया था कि भारत में अगर ऐसे ही शिकार होता रहा तो एक दिन ये टाइगर समाप्त हो जाएंगे। टाइगर समाप्त होने का मतलब हो सकता है आम आदमी के लिए ना हो कुछ भी, लेकिन एक स्टूडेंट के नाते आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि टाइगर जो है वो फूड चेन के टॉप पे है। जिम कॉर्बेट साहब को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर शिकार ऐसे ही चलता रहा तो ये फूड चेन का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, यानी सारा इन्वायरमेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। इसलिए, और आपको एक ख़ास बात बताऊं, जिम कॉर्बेट साहब उस समिति के स्थायी सदस्य थे जिसने 1936 में इस पार्क को बनाया, और यहाँ की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी उसको भी डिसीजन जिम कॉर्बेट साहब ने ही लिया। उनके सर्वेस के द्वारा इस पार्क के, नेशनल पार्क की बाउंड्री तय की गई। दूसरी चीज़, अभी सवाल आया था एक बड़ा अच्छा चंद्र चिमवाल ने कि जीवन के अंत तक वो भारतीय रहे। ये एक सच्चाई है कि जिम कॉर्बेट साहब उत्तराखंड में पैदा हुए उस समय के उत्तर प्रदेश में, लेकिन जीवन के अंत तक केन्या चले जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी। उनका घर जो है कालाडोंगी में, और उनकी ज़मीनें जो थी वो उसकी लगान भी जमा करते रहे, उसका हाउस रेंट भी जमा करते रहे। इसी वजह से जब जिम कॉर्बेट साहब की केन्या में नेहरी में मृत्यु हुई तो भारत सरकार ने उनके योगदानों को देखते हुए रामगंगा नेशनल पार्क से बदल के नाम उनके सम्मान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किया। इसी के साथ मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये कंजर्वेशन का मैसेज आप तक जो पहुँचा है वो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिक्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और जिस वजह से जिम कॉर्बेट को हम याद करते हैं, कंजर्वेशन की वजह से, अब शिकार के बजाय, वो मैसेज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और भी तैयार होंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरे रंजन भाई महोदय, मेरे स्टाफ, हमारे स्कूली छात्र और शिक्षक, हमारे अंसारी जी और चिम्बाल जी को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज अपना कीमती समय में यहाँ पर दिया है। आज सभी को पता है कि आज हमारा यहाँ पर जिम एडवर्ड कॉर्बेट जी का 150वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा सौभाग्य है, उनके द्वारा दिया गया उपहार जो आज हम एक चैन बनाते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी समय तक बने रहेगा और उस उपहार को हम संभाले रखेंगे और उसको ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे, उसकी रोशनी को हम बरकरार रखेंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ज़्यादा न कहकर अपनी बात मेरी समाप्त करता हूँ। दूसरे साहब कौन आ रहा है? अभी उस्ताद से बिना बुलाए आ जाओ, नहीं तो मैं पीछे आ जाऊँगा। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित छात्र छात्राएं और गुरुजन, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहकर्मी और मेरे सीनियर्स, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम नितिन सिंह मेहरा है। मैं जिम कॉर्बेट सर की 150वीं जन्मतिथि पर जो है कुछ
इनके बारे में बताऊंगा। वैसे तो बहुत कुछ बता दिया है बच्चों ने यहाँ पे और सर लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं भी जैसा कि राजकीय इंटर कॉलेज के सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं मेरे साथी वक्ताओं ने इस कॉर्पोरेट साथ की जीवनी पर पूरा प्रकाश डाल चुके हैं। बस परफेक्ट। सब एनिमल हैं। लेकिन बात दो ना हो। हैप्पी बर्थडे पंकज सर। आज हमारे हैप्पी बर्थडे। अच्छा, वेरी नाइस। लड़के के साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब का ही बर्थडे आज। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप दोनों जरा इसको करो। छोटा बच्चा कहाँ गया भाई? बुलाएंगे छोटे क्या करते हैं। बर्थडे बॉय से ही कटवा लो, बर्थडे बॉय से ही कटवा एक बच्चा बुलाओ स्कूल। अरे यहाँ रस्म करा लो, फिर बंटवा देना। फिर बटवा देंगे। केक कटिंग यहाँ करा लो, फिर आराम से छाँव में बैठ के वो करा। बच्चा चलो भाई, पकड़ो, तीनों पकड़ता है। पकड़ो। हाँ, जुगो बेटा मैं जाऊँ। हैप्पी बर्थडे जिम कॉर्बेट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आए बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया सर। चलो उठा से ये देखो ऐसी लेटी हुई है, घोड़े बेच के सो रही है। मुझे कितनी बड़ी है? कहूँगी इतनी बड़ी मुझे? हैं? बता जरा सोचो। और पूंछ पतली होती है, लंबी होती है, हैं? और नाखून अंदर जाने वाले होते हैं। और कान कैसे हैं? बड़े से हैं। और आँख कहाँ पर है? कहाँ पर है आँखें? आप किसी भी जानवर को देखो या किसी भी इंसान या कोई भी कीट पतंगे को देखो तो उसकी बनावट किसी विशेष वजह से वैसी होती है। जैसे कुछ ये कीटों के पंख तो बाहर ही होते हैं ना, मच्छर के पंख के बाहर होते हैं। लेकिन कीटों के पंख जैसे गुबरैला देखा आपने? गुबरैल जो गोबर वाला कीड़ा होता है, उसके पंख किसी अंदर सेफ्टी होते हैं, है ना? क्या वो जो हम जिसे फेल पास कहते हैं, जब वो उड़ता है तो पहले बाहर का आवरण हटाता है, फिर अंदर से पंख बाहर निकलता है। तो ऐसी बिल्ली की मूंछें बड़ी बड़ी होती है? क्यों होती होंगी बिल्ली की मूंछें बड़ी? वो हवा या उसमें मॉइस्चर है उसे सेंस करने के लिए। कुछ हद तक हवा, मॉइस्चर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, शिकारी पक्षी है और जंगल में हवा का बहुत महत्व होता है। क्यों होता है हवा का महत्व? जो गंध है वो हवा के हिसाब से जाती है। अब उसको करना है शिकार है। शिकार करने के लिए उसके नाखून अंदर रहते हैं ताकि बाहर ना आए और घिसे ना। बाहर आएंगे तो घिस जाएंगे और शिकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मूंछें लंबी होती है ताकि हवा का बहाव पता चले। मतलब हवा इधर से बह रही है और हिरन इधर है तो वो उसकी गंध भाप लेंगे। तो वो ऐसे घूम के जाता है टाइगर। कभी भी ख्याल करना, अभी आप बिल्ली को देखोगे कि बिल्ली कैसे शिकार करती है, व्यवहार कैसे करती है, तो आपको 90% टाइगर का व्यवहार समझ में आ जाएगा। कैसे वो चलती है, पेड़ों पे भी चढ़ जाती है, समझ रहे आप? तो इसी तरीके से टाइगर भी व्यवहार करता है। तो आप जब भी कोई काम करते हो उस पर खाली मत बैठो, समझो कि क्या हो रहा है, देखो उसको क्या हो रहा है, उसको समझो। है? आज आप जैसे ये कार्यक्रम में आए हो, खाली यहाँ पर केक खाने थोड़े आए हो, यहाँ से कुछ सीख लेके जाओ कि भाई हम यहाँ 150वां जन्मदिन मनाने तो जरूर गए थे, लेकिन वहाँ हमने क्या सीखा है? आपको कक्षाएं तो रोज होती हैं, लेकिन ये साल में एक दिन होता है ना ऐसा दिन। तो ऐसे अवसर जब भी मिलते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, है ना? एक ही लगा बस, सांप वाला भी नहीं लगा है। तो ये समय बरसात का है, आपने देखा होगा हमारे आसपास सांप आ जाते हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो इसलिए उसमें क्या बचाव करने चाहिए वो आपको जानकारी हो जाए। या वहाँ पर कौन से सांप जहरीले हैं कौन से नहीं है, ये देखो ऐसी जानकारी आप लेके जाओ।
जब आप जाओगे तो आपके घर में अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं सांप आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि सांप जहरीला नहीं है, इसको मारना नहीं चाहिए, और जहरीला है तो इसको टच नहीं करना चाहिए। विभाग को बताओ, वो किसी आदमी को निकाल देंगे वहाँ से। सांप के हमारे मित्र होते हैं। ये सारी जानकारियाँ ऐसे कार्यक्रमों में मिलेगी। ये एक्सपर्ट है इस मामले में। कहीं कोई सांप आएगा दिल्ली में तो इनको कॉल आएगी, आ जाओ जी जरा सांप पकड़ लो। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम का समापन हो गया है। बहुत अच्छी जानकारियाँ आज हमें सुनने को मिली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता है आपको फिर एक नेक्स्ट